साथियों, काव्य क्लासेज कोटा के मंच से मैं राघवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं राजस्थान के व्यक्तित्व की इस श्रृंखला में। और आज हम राजस्थान के व्यक्तित्व की जिस श्रृंखला का अध्ययन करने जा रहे हैं साथियों, उसी कड़ी में एक नया नाम है और वो है केसरी सिंह जी बारहट खा। साथियों, केसरी सिंह बारहट जिनसे राजस्थान की हर शख्सियत परिचित है दोस्तों, और इन्होंने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी अपने राष्ट्र के लिए अर्पित करती थी साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केसरी सिंह जी बारहट के विषय में साथियों, और प्रारंभ करते हैं केसरी सिंह जी बारहट की जीवनी के विषय में। साथियों, केसरी सिंह जी बारहट का जो जन्म हुआ है, केसरी सिंह बारहट का जो जन्म हुआ वो हुआ था 1872 में। केसरी सिंह बारहट का जो जन्म हुआ है 1872 में हुआ है साथियों, और ये भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा रियासत, ठीक है साथियों, भीलवाड़ा जिले की जो शाहपुरा रियासत थी वहां पर इनका जन्म हुआ था देवपुरा गांव में। कौन से गांव में साथियों? देवपुरा गांव में। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, शाहपुरा रियासत राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है, ठीक है साथियों। आप याद रखेंगे कि ये जो शाहपुरा रियासत है यह राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है साथियों। तो इसी रियासत में जो है केसरी सिंह जी बारहट का जन्म हुआ 1872 में। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में इनका जन्म होता है। दोस्तों, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था, इनके जो पिता है केसरी सिंह जी बारहट के, ठीक है दोस्तों, उनका नाम है कृष्ण सिंह बारहट। केसरी सिंह जी बारहट के पिता का नाम क्या था साथियों? कृष्ण सिंह जी बारहट इनके पिता का नाम था। जबकि इनकी माता का नाम था साथियों बख्तावर कंवर। केसरी सिंह जी बारहट के पिता का नाम कृष्ण सिंह बारहट था साथियों, और इनकी माता का नाम था बख्तावर कंवर। और दोस्तों, केसरी सिंह जी बारहट के जो पिता हैं कृष्ण सिंह जी बारहट, इनके द्वारा ही शाहपुरा में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई थी, जिसे कहा जाता है कृष्णवाणी विलास पुस्तकालय। तो साथियों, ये जो कृष्णवाणी विलास पुस्तकालय था, ठीक है, यह शाहपुरा में ही स्थापित किया गया था। कृष्णवाणी विलास जो पुस्तकालय था यह शाहपुरा में ही स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? कृष्ण सिंह जी बारहट के द्वारा स्थापित किया गया था, जो किसके पिता थे? केसरी सिंह बारहट के पिता थे। तो केसरी सिंह बारहट के पिता कृष्ण सिंह बारहट ने शाहपुरा में ही साथियों कृष्णवाणी विलास पुस्तकालय की भी स्थापना की थी दोस्तों। और जब केसरी सिंह जी अध्ययन करने लगे तो इस पुस्तकालय ने उनकी काफी मदद भी की है ज्ञान अर्जित करने में। दोस्तों, केसरी सिंह की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है साथियों वो हुई है उदयपुर में। कहां पर हुई है दोस्तों? उदयपुर में। केसरी सिंह जी की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है साथियों, यह उदयपुर में हुई थी। और उदयपुर में इनके जो गुरु थे, केसरी सिंह जी के जो गुरु थे वो थे गोपीनाथ शास्त्री, ठीक है दोस्तों, गोपीनाथ शास्त्री। दोस्तों, इनके जो गुरु थे वो थे गोपीनाथ शास्त्री, जो काशी के निवासी थे। कहां के निवासी थे साथियों? काशी के निवासी थे साथियों ये, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो गोपीनाथ शास्त्री है, जो केसरी सिंह बारहट के अध्यापक थे दोस्तों, यह काशी के निवासी थे। तो इनके पिता ने जो है काशी के अध्यापकों के माध्यम से केसरी सिंह जी की शिक्षा दीक्षा की पूरी संपूर्ण व्यवस्था साथियों की हुई थी। और इनकी जो शिक्षा हुई है वो कहां पर हुई है? उदयपुर में। तो उदयपुर में इनकी जो है शिक्षा दीक्षा संपन्न होती है दोस्तों, केसरी सिंह बारहट को कई विभिन्न भाषाओं का भी ज्ञान था। न केवल वो हिंदी जानते थे, बल्कि इसके अलावा संस्कृत भाषा का उन्हें संपूर्ण ज्ञान था साथियों, ठीक है। गुजराती भाषा से ये परिचित थे, संस्कृत भाषा से परिचित थे, गुजराती से परिचित थे। यह
अपने मराठी भाषा, ठीक है दोस्तों, मराठी भाषा से ये परिचित है और इसके अतिरिक्त यह बांग्ला भाषा भी जानते थे। ठीक है दोस्तों, तो विभिन्न भाषाओं के ये क्या थे दोस्तों, ज्ञाता थे। ठीक है, संस्कृत जानते थे, गुजराती जानते थे, मराठी जानते थे, बांग्ला आदि कई भाषाओं के ये ज्ञाता थे दोस्तों। तो यह एक विद्वान भी थे दोस्तों, और अपने पिता के द्वारा जो स्थापित किया गया था कृष्णवाणी विलास पुस्तकालय, इस पुस्तकालय में अक्सर अध्ययन या स्वाध्याय करते रहते थे दोस्तों। ठीक है, तो हमने केसरी सिंह जी बारहट का यह जो है सामान्य परिचय देखा है। जन्म कहां पर हुआ दोस्तों, भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में, जो शाहपुरा रियासत के विषय में दोस्तों कि राजस्थान की सबसे छोटी यह रियासत है। ठीक है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। साथियों, इनके पिता का नाम है कृष्ण सिंह बारहट। ठीक है दोस्तों, कृष्ण सिंह बारहट इनके पिता थे, और इन्हीं के द्वारा जो है कृष्णवाणी विलास पुस्तकालय की भी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी शाहपुरा में दोस्तों। इनकी माता का नाम था बख्तावर कंवर। क्या नाम है साथियों, बख्तावर कंवर इनकी माता का नाम है। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई है वो कहां पर हुई है, उदयपुर में। ठीक है साथियों, उदयपुर में इनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा संपन्न करने वाले जो अध्यापक हैं वो है गोपीनाथ शास्त्री। कौन है साथियों, गोपीनाथ शास्त्री के द्वारा ही इनकी जो शिक्षा है वो संपन्न की गई थी साथियों। और ये गोपीनाथ शास्त्री कहां के निवासी थे, काशी के निवासी थे। तो दोस्तों गोपीनाथ शास्त्री जी काशी के निवासी थे। और इसी के साथ केसरी सिंह बारहट कई विभिन्न भाषाओं के भी ज्ञाता है साथियों, जिनमें संस्कृत है, गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि कई भाषाओं के यह ज्ञाता थे दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों केसरी सिंह जी के जीवन के अन्य पक्षों के विषय में। दोस्तों केसरी सिंह बारहट के द्वारा, केसरी सिंह जी बारहट के द्वारा 1903 में, केसरी सिंह बारहट के द्वारा 1903 में भाषा स्वरूपरी शोध नामक विषय पर जो है एक शोध कार्य भी जो है संपन्न किया जाता है। अक्षरों के ऊपर जो है उन्होंने रिसर्च किया था कि अक्षरों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है साथियों, तो इनके द्वारा जो है अक्षर स्वरूपरी शोध, अक्षर स्वरूपरी शोध, अक्षर स्वरूपरी शोध नामक विषय पर इन्होंने जो है रिसर्च किया है, शोध कार्य किया है। तो अक्षर स्वरूपरी शोध नामक विषय पर, नामक विषय पर शोध कार्य किया गया। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा कि केसरी सिंह बारहट ने 1903 में अक्षर स्वरूपरी शोध नामक विषय पर शोध कार्य किया। इन्होंने ये देखा कि अक्षरों का निर्माण आखिरकार होता कैसे है, वर्णमाला बनी कैसे, इनको बनाया किसने है साथियों। ठीक है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने क्या किया है, रिसर्च किया है, शोध कार्य किया है। तो 1903 में इन्होंने अक्षर स्वरूपरी शोध नामक विषय पर भी शोध कार्य संपन्न किया दोस्तों। ठीक है, ये विद्वान तो थे ही। 1903 में इन्होंने जो है चेतावनीरा चुंगटिया की भी रचना की। 1903 में इन्होंने क्या लिखा दोस्तों, चेतावनीरा चुंगटिया लिखा। ये 13 सोरठे थे जो डिंगल भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में लिखे गए साथियों, डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखे गए थे, चेतावनीरा चुंगटिया। और ये जो चेतावनीरा चुंगटिया लिखे थे ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को समझाने के लिए लिखे थे। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे वो 1903 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय जो है ये उनको सचेत करते हैं दोस्तों। 1903 में ही चेतावनीरा चुंगटिया की भी रचना इनके द्वारा की गई थी। चेतावनीरा चुंगटिया की रचना। ठीक है साथियों, 1903 में ही इन्होंने चेतावनीरा चुंगटिया की क्या कर दी साथियों, रचना की थी। और ये रचना इन्होंने किसके लिए की थी साथियों, मेवाड़ के महाराणा के लिए। तो मेवाड़ के महाराणा को, ठीक है साथियों, मेवाड़ महाराणा को समझाने के लिए, ठीक है साथियों, मेवाड़ महाराणा को समझाने के लिए ही जो है इनकी रचना की गई थी साथियों। और ठीक है, और मेवाड़ के महाराणा को समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो दोस्तों इसलिए पड़ी क्योंकि मेवाड़ के महाराणा 1903 के दिल्ली दरबार में जो है भाग लेने के लिए, सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली दरबार के आयोजन के समय, दिल्ली दरबार के समय,
ठीक है साथियों, आप याद रखेंगे कि ये जो चेतावनी चुंगटिया की रचना की इन्होंने 1903 में, ठीक है, तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणा को समझाने के लिए की थी, ठीक है, और ये दिल्ली दरबार के समय की गई थी इनकी रचना, क्योंकि मेवाड़ के जो महाराणा थे वो दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो अब देखते हैं हम दिल्ली दरबार के विषय में दोस्तों कि दिल्ली दरबार आखिरकार था क्या। दोस्तों दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ, दिल्ली दरबार साथियों, दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है वो हुआ था 1903 में। कब हुआ था दोस्तों? 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली में एक दरबार लगाया गया साथियों, और इसका आयोजन करने वाले जो थे वो थे वायसराय लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इनके द्वारा ही जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इन्हीं का नाम बंगाल विभाजन से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के सम्मान में, अब इसका आयोजन क्यों हुआ था? ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम, ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के सम्मान में, ठीक है साथियों। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के सम्मान में किया गया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि एडवर्ड सप्तम उस समय 1903 में भारत आने वाले थे। एडवर्ड सप्तम जो ब्रिटेन के जो है सम्राट थे साथियों, वो 1903 में दोस्तों भारत आने वाले थे, उनको भारत का सम्राट घोषित किया जाना था। तो साथियों उनके सम्मान में इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन एडवर्ड सप्तम ने क्या किया कि वो स्वयं नहीं आए और अपने बड़े भाई को भेज दिया, ठीक है साथियों। किसको भेज दिया? बड़े भाई को भेज दिया, ड्यूक ऑफ कनाट को, ठीक है साथियों। तो ड्यूक ऑफ कनाट भारत आते हैं, ठीक है, ड्यूक ऑफ कनाट भारत आए साथियों, ठीक है। एडवर्ड सप्तम के सम्मान में तो किया गया था, लेकिन एडवर्ड सप्तम तो भारत नहीं आए और उनके स्थान पर कौन आ गए? ड्यूक ऑफ कनाट भारत आ गए, जो एडवर्ड सप्तम के बड़े भाई थे साथियों। तो उनको भारत भेज दिया जाता है कि आप जाओ भाई साहब, मैं तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो खर्चा पानी किया गया था इस दरबार में, जो भव्यता इस दरबार की बनाई गई थी, ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन को काफी यहां पर जो है बुरा लगता है साथियों कि जो एडवर्ड सप्तम को बुलाया गया था वो नहीं आए, और कौन आ गए? ड्यूक ऑफ कनाट आ गए साथियों, ठीक है दोस्तों। तो इस दरबार का महत्व यह भी था यहां पर कि इस दरबार में भारत की रियासतों के बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों को भी आमंत्रित किया गया था, ठीक है साथियों। इसी दिल्ली दरबार में राजाओं महाराजाओं को भी आमंत्रित किया गया था, ठीक है साथियों। इसी दिल्ली दरबार में भारत के बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे उनको भी क्या किया गया था साथियों? आमंत्रित किया गया था कि एडवर्ड सप्तम पधारेंगे, परंतु पधार कौन गए? ड्यूक ऑफ कनाट पधार गए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इस दरबार में बड़ी बड़ी रियासतों के राजाओं को बुलाया गया था कि आप लोग आए और सलामी दे हमारे सम्राट को दोस्तों। तो दोस्तों इसी दरबार में शामिल होने के लिए उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह भी जा रहे थे। इसी दरबार में शामिल होने के लिए उदयपुर से कौन जा रहा था? उदयपुर के जो महाराणा थे फतेह सिंह भी इसी दरबार में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह भी दिल्ली पहुंचे, ठीक है साथियों। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह भी दिल्ली पहुंचे। तभी दोस्तों उन्हें वहां पर चेतावनी चुंगटिया के रूप में जो है 13 सोरठे किसी व्यक्ति के द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं। केसरी सिंह बारठ ने वो भिजवाए थे, ठीक है दोस्तों। एक चेतावनी के रूप में 13 सोरठे लिखे गए थे, ठीक है साथियों। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बारठ ने लिखा। तो इसी अवसर पर, ठीक है साथियों, चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह ने 13 सोरठे, कितने सोरठे थे साथियों? 13 सोरठे। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। 13 सोरठे डिंगल भाषा में चेतावनी, ठीक है साथियों, चेतावनी चुंगटिया के रूप में भिजवाए। चेतावनी चुंगटिया, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप, चेतावनी
चुंगटिया के रूप में भिजवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, केसरी सिंह जी ने, ठीक है, 13 सोठे लिखे। कौन सी भाषा में लिखे? डिंगल भाषा में लिखे। और दोस्तों इनको चेतावनीराज चुंगटिया कहा गया। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जब ये चेतावनीराज चुंगटिया पहुंचते हैं तो जब महाराणा इनको पढ़ते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती है। इसमें मेवाड़ के गौरव का वो गान किया गया था साथियों कि इनकी जो है, ठीक है, इनको आत्मचेतना का उदय होता है दोस्तों, अपने इतिहास का भान होता है कि हम क्या थे और क्या होने जा रहे थे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से केसरी सिंह बारट ने 13 सोठे लिखे डिंगल भाषा में, और जिन्हें ही चेतावनीराज चुंगटिया कहा जाता है, जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को समझाने के लिए लिखे गए थे। साथियों इसका असर ऐसा हुआ कि मेवाड़ के महाराणा दिल्ली तो पहुंचे लेकिन दिल्ली के दरबार में नहीं पहुंचे। ठीक है साथियों, वो वापस दिल्ली से ही जो है लौट जाते हैं साथियों, और इसका असर 1903 के बाद 1911 तक मौजूद रहा साथियों। 1911 में भी जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो उसमें भी महाराणा जो है दिल्ली तो जाते हैं, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम से हाथ भी मिलाते हैं रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, और हाथ मिलाकर ही वहां से वापस लौट जाते हैं, पर दिल्ली दरबार में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ये जो चेतावनीराज चुंगटिया लिखे गए थे इनका असर मौजूद रहता है। ठीक है, और महाराणा ने 2-2 दिल्ली दरबारों में से किसी भी दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। ठीक है साथियों, तो हमने देखा कि जो केसरी सिंह बारट थे उनके द्वारा 1903 में तो अक्षर स्वरूपरी शोध नामक विषय पर क्या किया गया था? शोध कार्य किया गया। ठीक है, तो प्रश्न यहां से ऐसा बनेगा कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के द्वारा अक्षर स्वरूपरी शोध नामक विषय पर शोध कार्य भी किया गया है? ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन होंगे। आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। फिर से आपका आंसर होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने चेतावनीराज चुंगटिया की रचना की है? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चेतावनीराज चुंगटिया में निम्नलिखित में से कितने सोरठे थे? ठीक है दोस्तों, कमेंट करिएगा। और चेतावनीराज चुंगटिया निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो कमेंट करके आप बताएंगे साथियों। तो चेतावनीराज चुंगटिया जो है डिंगल भाषा में अपने यहां पे लिखे गए। और दोस्तों आप याद रखिएगा, दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित किया गया था। किसके सम्मान में? एडवर्ड सप्तम के सम्मान में। लेकिन भारत आया कौन? कमेंट करिएगा कि भारत कौन आता है लेकिन। ठीक है दोस्तों, तो भारत आने वाले का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों इस दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था वो राजाओं महाराजाओं को भी जो है इसमें आमंत्रित किया गया साथियों। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह इसमें भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन दोस्तों दरबार में नहीं पहुंचे। ठीक है साथियों, तो आप ये याद रखेंगे। और केसरी सिंह जी ने ही जो है यहां पर चेतावनीराज चुंगटिया की रचना की थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, केसरी सिंह जी के जीवन के विषय के अन्य पक्ष देखते हैं। 1904 की बात है। ठीक है साथियों, 1904 में, ठीक है, 1903 के 2 केस आप याद रखेंगे। 1903 में 2 घटनाएं हुई है। ठीक है, एक तो अक्षर स्वरूपी शोध, ठीक है, केसरी सिंह जी से जीवन से संबंधित, तो अक्षर स्वरूपी शोध और दिल्ली दरबार, दोनों घटनाएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगले ही वर्ष 1904 की घटना है साथियों अपने कि 1904 में केसरी सिंह जी बारट के द्वारा एक योजना बनाई जाती है कि जिस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, वैसा ही एक कॉलेज दोस्तों क्षत्रिय जो राजकुमार होते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए अजमेर में खोला जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो राजपुताने के राजकुमार थे वो मेयो कॉलेज में आदि में पढ़कर जो है दोस्तों भोग विलास में लिप्त हो जाया करते थे, उन पर अंग्रेजी शिक्षा का असर हो जाता था। इसलिए केसरी सिंह जी ने सोचा कि इनको जो है वीरता की शिक्षा दी जाए। महापुरुष जो है प्राचीन भारत के जितने भी महापुरुष है और भारतीय जो संस्कृति है उसकी शिक्षा दी जाए। और इसीलिए जो दोस्तों इन्होंने एक कॉलेज खोलने की योजना बनाई 1904 में अजमेर में। ठीक है दोस्तों, अजमेर में 1904 में अजमेर में क्षत्रिय कॉलेज या छात्र शिक्षा परिषद, छात्र शिक्षा परिषद की योजना बनाई। ठीक है साथियों, इनके द्वारा जो है अजमेर में ही एक अपने क्षत्रिय कॉलेज या छात्र शिक्षा परिषद की जो है योजना बनाई जाती है कि राजाओं के लड़कों को दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा ना दी जाकर कैसी शिक्षा दी जाए, वीर महापुरुषों जैसी शिक्षा उनको दी जानी चाहिए दोस्तों। तो अजमेर में इन्होंने क्षत्रिय कॉलेज या छात्र शिक्षा परिषद की जो है योजना बनाई थी 1904 में दोस्तों, परंतु यह योजना असफल रही, वो इसको जो है मूर्त रूप नहीं दे सके। ठीक है साथियों, तो यह भी घटना इस दौरान घटित हुई। दोस्तों अगली श्रेणी आती है कि केसरी सिंह जी जो बारट थे, जब उनका
उनका राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ केसरी सिंह बारठ का, तो दोस्तों उन्होंने मेजिनी को अपना गुरु माना। किसको अपना गुरु माना? मेजिनी को। तो राजनीतिक जीवन में वो मेजिनी से प्रभावित थे दोस्तों, ठीक है। राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में किससे प्रभावित थे साथियों? मेजिनी से प्रभावित थे, मेजिनी से प्रभावित, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी मेजिनी से प्रभावित थे साथियों? जो केसरी सिंह बारठ हैं वो मेजिनी से प्रभावित। अब ये मेजिनी कौन है दोस्तों? तो भाई ये देखते हैं मेजिनी के विषय में दोस्तों ये जो मेजिनी है, मेजिनी साथियों, मेजिनी इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं। कहां के क्रांतिकारी हैं दोस्तों? यह इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं। मेजिनी साथियों इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं। और दोस्तों भारत के इतिहास में जो योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के एकीकरण में रहा है, वही योगदान मेजिनी का इटली के एकीकरण में रहा है, ठीक है साथियों। तो मेजिनी जो है इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी है, ठीक है दोस्तों। इनको नए युग का मसीहा भी कहा जाता है, नए युग का मसीहा, ठीक है साथियों। मेजिनी को नए युग का मसीहा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इन्हें इटली की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इटली की आत्मा। इन्हें ही इटली की आत्मा भी कहा जाता है, सोल ऑफ इटली, ठीक है दोस्तों। तो इनको नए युग का मसीहा कहा जाता है, इटली की आत्मा कहा जाता है। इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई, ठीक है दोस्तों। तो इटली का जब एकीकरण हुआ, एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है दोस्तों। इनके द्वारा इटली का जो एकीकरण होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी दोस्तों, मेजिनी ने, ठीक है दोस्तों मेजिनी के द्वारा कुछ समाचार पत्र भी लिखे गए थे। और मेजिनी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इटली को पहली बार एक राष्ट्र के रूप में इटली कहा। इटली को इटली कहने वाले एक राष्ट्र के रूप में कौन थे? मेजिनी थे, ठीक है साथियों। तो इटली को पहली बार इटली कहने वाले यही थे। इटली को सर्वप्रथम एक राष्ट्र के रूप में इटली कहा, ठीक है दोस्तों। इटली को सर्वप्रथम एक राष्ट्र के रूप में इटली कहने वाले जो क्रांतिकारी हैं इटली के प्रसिद्ध, वो कौन है साथियों? मेजिनी, ठीक है दोस्तों। तो मेजिनी ने ही सबसे पहले इटली को एक राष्ट्र के रूप में क्या कहा है? इटली कहा है। और इटली शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इटली का शाब्दिक अर्थ होता है तुम जीवित हो। क्या होता है साथियों? तुम जीवित हो। तो इटली शब्द का जो अर्थ है, इटली का अर्थ, तो दोस्तों इटली का अर्थ होता है तुम जीवित हो, ठीक है साथियों। तो तुम जीवित हो, यह इटली का शाब्दिक अर्थ होता है। और इटली को एक राष्ट्र के रूप में जिसने सबसे पहले कहकर पुकारा है वो कौन है साथियों? केसरी सिंह जी कि जो मेजिनी है उन्होंने ही सबसे पहले जो है इटली को इटली कहा है दोस्तों। इसका अर्थ होता है तुम जीवित हो, ठीक है दोस्तों। तो एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान जो है मेजिनी ने दिया। इन्हें इटली की आत्मा कहा जाता है और इन्हें नए युग का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नए युग का मसीहा भी कहा जाता है। और दोस्तों मेजिनी के द्वारा ही दो समाचार पत्र भी लिखे गए थे, ठीक है। एक तो लिखा गया था संयुक्त इटली और इटेले डेल पोपोलो, ठीक है दोस्तों, इटेले डेल पोपोलो, ठीक है। तो इन्होंने दो समाचार पत्र भी निकाले दोस्तों, एक तो संयुक्त इटली और एक इटेले डेल पोपोलो। ये समाचार पत्र भी दोस्तों इनके द्वारा निकाले गए थे। और दोस्तों मेजिनी के द्वारा ही जो है 1831 में यंग इटली नामक संगठन की भी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे 1831 में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना,
ठीक है दोस्तों। तो यंग इटली नामक संगठन की स्थापना भी किसने की थी? मेजिनी के द्वारा ही की गई थी, आप याद रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से मेजिनी जो है इटली के महान राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। और इन्हीं से कौन प्रभावित थे साथियों? केसरी सिंह बारहट प्रभावित थे दोस्तों। ब्रिटिश सरकार के द्वारा मेजिनी की जीवनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो मेजिनी की जो बायोग्राफी है, उनकी जो जीवनी थी साथियों, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि दोस्तों मेजिनी की जो जीवनी थी क्रांतिकारियों को जो है भावनाओं को प्रमोट करती थी, ठीक है, उनको शिक्षा देती थी, ठीक है। तो कई जो देशों में क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही थी दोस्तों, तो वो मेजिनी से प्रभावित अपने आप को बताते थे साथियों। तो मेजिनी की जीवनी को भारत में भी प्रतिबंधित कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। मेजिनी की जीवनी को भारत में भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा साथियों क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी मेजिनी की जीवनी ब्रिटेन से भारत पहुंचती है, किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। सावरकर ने मेजिनी की जीवनी को साथियों, ठीक है, सावरकर ने मेजिनी की जीवनी को मराठी भाषा में लिखा और गुप्त रूप से भेजा भारत में, किसको? लोकमान्य तिलक को। और लोकमान्य तिलक से यह जीवनी प्राप्त की किसने? केसरी सिंह जी बारहट ने। और फिर मराठी भाषा में लिखी हुई उस जीवनी को हिंदी में ट्रांसलेट किया किसने साथियों? केसरी सिंह जी बारहट ने, ठीक है दोस्तों। तो राजनीतिक जीवन में मेजिनी से प्रभावित थे और मेजिनी की जीवनी हिंदी में लिखी, ठीक है दोस्तों। तो मेजिनी की जीवनी का मराठी से हिंदी अनुवाद किया, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे आप कि मेजिनी की जीवनी का मराठी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? केसरी सिंह बारहट, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे आप कि मेजिनी की जीवनी का हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? केसरी सिंह बारहट के द्वारा किया गया था साथियों, ठीक है। और मेजिनी कौन थे साथियों? इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जिन्हें नए युग का मसीहा कहा जाता है। इन्हें ही इटली की आत्मा कहा जाता है और इन्होंने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इटली के निभाई है साथियों। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों इटली को सर्वप्रथम एक राष्ट्र के रूप में इटली कहा गया और इटली का अर्थ होता था तुम जीवित हो, ठीक है साथियों। तो तुम जीवित हो इटली का अर्थ है। और इन्हीं के द्वारा संयुक्त इटली और इटेले डेल पोपोलो नामक समाचार पत्र भी निकाले गए थे। क्या निकाले गए थे साथियों? समाचार पत्र भी इन्होंने निकाले थे। और इन्हीं के द्वारा 1831 में यंग इटली नामक एक संगठन की भी स्थापना की गई थी। और इन्हीं मेजिनी से भारत में कौन से क्रांतिकारी प्रभावित थे? राजस्थान के केसरी सिंह बारहट प्रभावित थे, जो इनको अपना आदर्श मानते थे, अपना गुरु मानते थे राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है साथियों। तो आप याद रखेंगे दोस्तों इनके विषय में। और अगली जो गतिविधि प्रारंभ हो जाती है दोस्तों अपने कड़ी टू कड़ी स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, वो है कि 1910 का साल था, ठीक है दोस्तों। 1910 और 1910 की बात यह है साथियों कि केसरी सिंह बारहट के द्वारा एक संगठन की स्थापना की जाती है, ठीक है दोस्तों, वीर भारत सभा या वीर भारत समाज, ठीक है दोस्तों। 1910 में वीर भारत सभा, ठीक है दोस्तों, वीर भारत सभा भी इसको कहा गया है, इसी को वीर भारत समाज भी कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो वीर भारत सभा या वीर भारत समाज की स्थापना की जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वीर भारत सभा या वीर भारत समाज की स्थापना की जाती है 1910 में। और कहां पर की गई थी? कोटा में। कहां की गई है दोस्तों? आपके शहर कोटा में ही इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके संस्थापक जो सदस्य थे उनमें है अपने एक तो केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, एक तो इसके सदस्य में दोस्तों अपने केसरी सिंह बारहट थे, ठीक है दोस्तों। इसमें ही अपने विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट, ठीक है दोस्तों, विजय सिंह पथिक, ठीक है दोस्तों। सोमदत्त, सोमदत्त, गुरुदत्त, सोमदत्त, गुरुदत्त और लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, ठीक है दोस्तों। ये इसके प्रारंभिक सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। कोटा में इसकी स्थापना की गई। केसरी सिंह बारहट इसके संस्थापक थे मूल रूप से। विजय सिंह पथिक जो है इसके संस्थापक सदस्यों में थे साथियों। और सोमदत्त, गुरुदत्त और लक्ष्मी नारायण आदि इसके अन्य सदस्य थे दोस्तों। यह प्रश्न अब तक 2 बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया है। एक बार पूछा गया है RAS प्री एग्जाम 2015 में, RS प्री 2015,
और उसके बाद पूछा गया है कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ है 2016 में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया जब आरएस प्री एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। आरएस प्री एग्जाम में जो पूछा गया उसमें पूछा गया वीर भारत सभा की स्थापना किसने की। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया वीर भारत समाज की स्थापना किसने की दोस्तों, और आंसर दोनों बार एक ही है। ठीक है दोस्तों, क्या है, केसरी सिंह बारहट। ठीक है दोस्तों, विजय सिंह पथिक सहायक जरूर थे, परंतु जब आरपीएससी ने दोनों बार परीक्षाएं ली तो इसका आंसर क्या माना है, केसरी सिंह बारहट को ही इसका मूल रूप से आंसर अब तक माना गया है साथियों। ठीक है, वीर भारत सभा या समाज अलग अलग संगठन नहीं है, दोनों एक ही संगठन है, आप याद रखेंगे दोस्तों इसे। और आरएस प्री एग्जाम 2015 और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, और दोनों में सभा या समाज दोनों शब्दों का अलग अलग बार प्रयोग यहां पर किया गया है, और दोनों बार सही आंसर किसको माना गया है, केसरी सिंह बारहट को। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुसार इसका जो सही आंसर है वो केसरी सिंह बारहट है साथियों। ठीक है, और दो विभिन्न एग्जाम्स में यह सभा और समाज करके पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है साथियों, तो 1910 में वीर भारत सभा या समाज की जो स्थापना की गई थी वो कोटा में की गई है। केसरी सिंह बारहट जो है इसके मुख्य संस्थापक रहे हैं दोस्तों, और विजय सिंह पथिक इसके जो है सह संस्थापक थे, और सोमदत्त, गुरुदत्त और लक्ष्मी नारायण जो है इसके सदस्य रहे दोस्तों। और ये जो संस्था थी यह दोस्तों अभिनव भारत जो संगठन था, ठीक है, उसी की एक अनुषंगी संस्था थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप 1910 के वीर भारत सभा या समाज के विषय में। और दोस्तों इसी वीर भारत सभा या समाज के द्वारा 1912 में एक योजना तैयार की जाती है, और दोस्तों वो योजना थी साधु प्यारे राम हत्याकांड की योजना। ठीक है दोस्तों, साधु प्यारेलाल, साधु प्यारेलाल हत्याकांड, हत्याकांड। ठीक है साथियों, 1912 दोस्तों 1912 में एक योजना बनाई जाती है इन क्रांतिकारियों के द्वारा, और जोधपुर का एक धनी साधु था साधु प्यारेलाल। ठीक है दोस्तों, और साधु प्यारेलाल से जब ये वीर भारत सभा के जो कार्यकर्ता थे मुलाकात करते हैं, और उससे कहते हैं कि हम बद्रीनाथ घूमने चलेंगे। कहां घूमने चलेंगे, बद्रीनाथ घूमने चलेंगे। तो दोस्तों उसको ये जो है अपनी बातों में फंसाकर कोटा ले आते हैं, और कोटा लाकर साधु प्यारेलाल की इन्होंने क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। ठीक है साथियों, तो साधु प्यारेलाल हत्याकांड को 25 जून 1912 को अंजाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, 25 जून 1912 को साधु प्यारेलाल की क्या कर दी जाती है दोस्तों, हत्या कर दी जाती है। यह जोधपुर का धनी साधु था, जोधपुर का धनी साधु था। ठीक है दोस्तों, यह कहां का साधु था, जोधपुर का धनी साधु था, जिसकी कोटा में हत्या कर दी जाती है। कहां पर हत्या कर दी जाती है, कोटा में हत्या। ठीक है दोस्तों, इसकी हत्या कोटा में कर दी जाती है दोस्तों। अब साधु प्यारेलाल की जब हत्या कर दी गई साथियों, तो इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां होती है। इस सिलसिले में दोस्तों कई गिरफ्तारियां की जाती है, जिनमें केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, सोमदत्त। ठीक है दोस्तों, केसरी सिंह बारहट को गिरफ्तार किया जाता है, सोमदत्त को गिरफ्तार किया जाता है, रामकरण को गिरफ्तार किया जाता है। किसको गिरफ्तार किया जाता है साथियों, रामकरण को गिरफ्तार किया जाता है, और हीरालाल जालोरी को गिरफ्तार किया जाता है, हीरालाल जालोरी। ठीक है साथियों, हीरालाल जालोरी को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया जाता है, हीरालाल जालोरी। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इनमें से कौन जो है साधु प्यारेलाल हत्याकांड में गिरफ्तार नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 4 नाम है, चारों में से जो भी अलग होगा वो इसका आंसर होगा। तो केसरी सिंह बारहट, सोमदत्त, रामकरण और हीरालाल जालोरी, ये चारों क्या कर लिए गए दोस्तों, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। साधु प्यारेलाल की हत्याकांड में दोस्तों केसरी सिंह बारहट, सोमदत्त, रामकरण और हीरालाल जालोरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। और इनकी गिरफ्तार होने के बाद एक आयोग बैठाया जाता है जिसे कहा जाता है आर्मस्ट्रांग आयोग। ठीक है दोस्तों, आर्मस्ट्रांग आयोग। ठीक है दोस्तों, तो आर्मस्ट्रांग आयोग का गठन किया गया। इस केस की जांच के लिए एक आर्मस्ट्रांग आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और इस आर्मस्ट्रांग आयोग के द्वारा ही इस केस के मुजरिमों को दोस्तों 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है। कितने वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई, 20 वर्ष के कारावास, 20 वर्ष के
कारावास की जो सजा है इन क्रांतिकारियों को दोस्तों सुना दी जाती है। तो इस केस की जांच के लिए ही साथियों आर्मस्ट्रांग जो आयोग था उसका गठन किया गया था। साधु प्यारेलाल हत्याकांड जो कि 25 जून 1912 को इस योजना को अंजाम दिया गया था। यह जोधपुर का एक धनी साधु था जिसकी कोटा में लाकर क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है साथियों। और केसरी सिंह बारट, सोमदत्त लाहिड़ी, ठीक है दोस्तों, सोमदत्त लाहिड़ी और रामकरण और हीरालाल जालोरी को इस केस में गिरफ्तार किया जाता है और उनको 20 वर्ष के कारावास की सजा साथियों दे दी जाती है। और इस सिलसिले में दोस्तों केसरी सिंह बारट को जो सजा दी गई वो सजा देकर इनको कहां भेज दिया जाता है, इनको जो सजा दी गई थी वो दी गई थी हजारीबाग जेल झारखंड में। तो केसरी सिंह बारट को कहां की जेल में बंद किया गया साथियों, हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल झारखंड, ठीक है साथियों, हजारीबाग जेल झारखंड में केसरी सिंह बारट को गिरफ्तार करके वहां पर भेज दिया जाता है साथियों। ठीक है, तो हजारीबाग जेल में ये बंद रहे। दोस्तों हजारीबाग जेल वही जेल है जहां पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जयप्रकाश नारायण इस जेल को तोड़कर फरार हो गए थे। ठीक है साथियों, तो हजारीबाग जेल का महत्व भी है कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसी जेल को तोड़कर फरार हो जाते हैं साथियों। ठीक है, तो केसरी सिंह बारट को जो सजा दी गई थी वो कौन सी जेल में दी गई साथियों, हजारीबाग जेल में दी गई थी। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न साथियों, याद रखिएगा कि हजारीबाग जेल में ही केसरी सिंह बारट को जो है सजा दी गई थी साथियों। तो ये केस भी हुआ और इसी केस में जो है आर्मस्ट्रांग आयोग का गठन किया गया था। कौन से आयोग का गठन किया गया, आर्मस्ट्रांग आयोग का गठन किया गया और 20 वर्ष के कारावास की सजा इनको दी जाती है। ठीक है साथियों, तो 20 वर्ष का कारावास की सजा भी क्रांतिकारियों को यहां पर दी गई थी इनको। दोस्तों इस केस के बाद जो है 1919 का अमृतसर अधिवेशन आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात है अपने 1919 के अमृतसर अधिवेशन की, अमृतसर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, 1919 का अमृतसर अधिवेशन। दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन हर साल आयोजित किए जाते थे नियमित रूप से और इन्हीं में से एक अधिवेशन होता है 1919 का अमृतसर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ये जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1919 का ये जो अधिवेशन होता है साथियों, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों इस अधिवेशन की खास बात यह है दोस्तों अमृतसर अधिवेशन की कि इस अधिवेशन में तिलक ने 2 प्रस्ताव रखे। ठीक है दोस्तों, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इस अधिवेशन में बीजी तिलक के द्वारा 2 प्रस्ताव रखे जाते हैं। कितने प्रस्ताव रखे बीजी तिलक ने साथियों, 2 प्रस्ताव बीजी तिलक ने यहां पर रखे थे। एक तो केसरी सिंह बारहट की रिहाई की जाए। ठीक है दोस्तों, केसरी सिंह बारहट की रिहाई का प्रस्ताव, केसरी सिंह बारहट की रिहाई का, ठीक है दोस्तों, केसरी सिंह बारहट की जो रिहाई है उसका प्रस्ताव इसमें रखा गया था। केसरी सिंह बारहट की रिहाई का प्रस्ताव रखा गया और दूसरा इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव भी रखा गया था। ठीक है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव, ठीक है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो भी इसी अमृतसर अधिवेशन में रखा गया था। दोनों ही प्रस्ताव किसके द्वारा रखे गए थे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखे गए थे। ठीक है दोस्तों, ये जो 1919 का कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और दोस्तों इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने 2 प्रस्ताव रखे। एक तो केसरी सिंह बारहट की जल्द रिहाई की जाए और दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव भी रखा था जिसे महात्मा गांधी ने उठवा दिया था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी समस्या को मदन मोहन मालवीय सोल्व कर लेंगे और बाल गंगाधर तिलक से कहा कि आप इस प्रस्ताव को वापस उठा लीजिए। तो जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और केसरी सिंह बारहट की रिहाई का प्रस्ताव भी। तो यहां से प्रश्न किस प्रकार बनेगा, 2 प्रश्न यहां से अपने बनेंगे साथियों। ठीक है, एक तो बनेगा कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट की रिहाई का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में किसने रखा, बाल गंगाधर तिलक ने रखा। दूसरा साथियों कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में और किसने रखा था, तो अमृतसर अधिवेशन में। और किसने रखा है साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने रखा है। तो याद रखेंगे आप कांग्रेस के इस 1919 के अमृतसर के अधिवेशन के विषय में। दोस्तों हजारीबाग जेल की अगर बात करें तो दोस्तों जब इनको सजा हो गई थी 20 वर्ष की, ठीक है दोस्तों, हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल
केसरी सिंह बारट को जो है दोस्तों 20 वर्ष की सजा देकर कौन सी जेल में भेज दिया गया? हजारीबाग जेल में भेज दिया गया दोस्तों। और ये जो जेल है यह झारखंड राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? झारखंड राज्य में स्थित है। और दोस्तों इस जेल में केसरी सिंह बारहट कैदियों को शिक्षित करने लगे, साक्षर करने लगे। और किसके माध्यम से? अनाज के दानों के माध्यम से। तो दोस्तों केसरी सिंह के द्वारा, केसरी सिंह के द्वारा अनाज के दानों से, अनाज के दानों से कैदियों को साक्षर किया जाता था। ठीक है साथियों, क्योंकि जेल में दोस्तों कलम कागज आदि प्रोवाइड नहीं करवाए जाते थे, तो केसरी सिंह बारट ने अनाज के दानों के माध्यम से ही जो है वहां पर जो कैदी होते थे उनको साक्षर करने का अभियान चलाया साथियों। और आकृतियां बनाकर समझाया करते थे। भारत का नक्शा भी अनाज के माध्यम से बनाया करते थे और भारत के नक्शे को बनाकर विभिन्न प्रांतों की जानकारी दिया करते थे। ठीक है साथियों, तो भारत का जो नक्शा है वो ये बनाया करते थे और अलग अलग राज्यों के बारे में कैदियों को बताया किया करते थे। दोस्तों इसी जेल में जो है एक अंग्रेज अधिकारी थे मिक, ठीक है, और उनकी पत्नी। तो दोस्तों वो केसरी सिंह बारट से काफी प्रभावित होते हैं और इनसे संस्कृत सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेज अधिकारी मिक, ठीक है दोस्तों, जो अंग्रेज अधिकारी था यहाँ का मिक, ठीक है, और उनकी पत्नी ने, ठीक है दोस्तों, मिक और उनकी पत्नी ने केसरी सिंह से क्या सीखी? केसरी सिंह से साथियों संस्कृत भाषा उन्होंने सीखी है। संस्कृत भाषा जो है उन्होंने यहां पर सीखी है साथियों, केसरी सिंह जी बारट से, मिक और उनकी पत्नी ने। और इनका व्यवहार देखकर, केसरी सिंह का व्यवहार अच्छा देखकर दोस्तों मिक ने जो है ब्रिटिश सम्राट से अनुशंसा की कि केसरी सिंह बारट की जो 20 साल की सजा है उसको क्या कर दिया जाए? माफ कर दिया जाए। और दोस्तों केसरी सिंह जी बारट को रिहा कर दिया जाता है 1920 में ही। इस प्रकार से केसरी सिंह बारट साथियों 5 वर्ष की कैद से ही रिहा अपने हो जाते हैं दोस्तों। तो मिक और उनकी पत्नी को केसरी सिंह जी बारट ने क्या सिखाई थी? संस्कृत सिखाई थी। राजस्थान के इतिहास का कौन सा क्रांतिकारी अनाज के दानों के माध्यम से जेल में कैदियों को शिक्षित किया करता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आप ये बताएंगे कि केसरी सिंह बारट को सजा जो हुई थी वो किस जेल में रखा गया था? कमेंट करके बताएंगे। और केसरी सिंह बारट की सजा को कम करने की अनुशंसा करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? मिक। ठीक है दोस्तों, तो मिक के द्वारा ही इनकी जो है संस्कृत भाषा सीखी गई थी इनसे और इनकी सजा को कम करने की अनुशंसा भी ब्रिटिश सरकार से साथियों की गई थी दोस्तों। तो हजारीबाग जेल के विषय में याद रखेंगे दोस्तों। इसी जेल का एक महत्व यह है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण 1942 में जयप्रकाश नारायण इस जेल को तोड़कर फरार हो गए थे। ठीक है साथियों, तो 1942 में जो जयप्रकाश नारायण है जिन्होंने बाद में आजाद मोर्चा की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है, तो वो इस आजाद दस्ता की स्थापना की थी, तो वो इसको तोड़ के दोस्तों, इस जेल को तोड़ के जो है यहां से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं साथियों। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे साथियों यहां पर कि जयप्रकाश नारायण का संबंध भी हजारीबाग जेल से रहा है। और दोस्तों जब 1920 में केसरी सिंह की रिहाई हो जाती है, केसरी सिंह की रिहाई, ठीक है साथियों, जब 1920 में इनकी रिहाई हो जाती है तो ये कहां पर आ जाते हैं? कोटा आ जाते हैं, वापस अपना जो कर्मस्थली रहा है, ठीक है, भीलवाड़ा इनकी जन्मस्थली रहा है साथियों और कोटा कर्मस्थली रहा है। तो रिहाई के बाद ये कहां पर आ गए साथियों? कोटा वापस आ जाते हैं और कोटा में ही इनके जो पुत्र थे प्रताप सिंह बारहट, उनके शहीद होने की सूचना मिलती है। ठीक है साथियों, तो इनको जो है यहीं पर प्रताप सिंह बारहट के बरेली जेल में शहीद होने की सूचना मिली। शहीद होने की जो है इनको सूचना प्राप्त होती है साथियों। शहीद होने की जो है इनको क्या मिली साथियों? सूचना मिलती है कोटा में ही, शहीद होने की सूचना मिली। ठीक है दोस्तों, तो
प्रताप सिंह बारट की जो शहादत हुई है साथियों, वो कौन सी जेल में हुई है? बरेली जेल में हुई है। और प्रताप सिंह बारट के शहीद होने की सूचना केसरी सिंह बारट को कहां पर प्राप्त हुई? कोटा में प्राप्त होती है साथियों। तो केसरी सिंह की जब रिहाई हो गई तो ये कहां पर आ गए? कोटा में आ गए। और कोटा में ही जो है ना प्रताप सिंह बारट के जो है बरेली जेल में शहीद होने की सूचना प्राप्त होती है साथियों। तो आप ये भी इस विषय में याद रखेंगे। और दोस्तों 1921 में जमनालाल बजाज के द्वारा केसरी सिंह बारट को वर्धा बुला लिया जाता है। कहां बुला लिया जाता है? वर्धा। तो 1921 में जमनालाल बजाज ने 1921 में जमनालाल बजाज ने कहां पे बुला लिया साथियों? वर्धा बुलाया। ठीक है दोस्तों, वर्धा में आमंत्रित किया। ठीक है दोस्तों, वर्धा में इनको आमंत्रित किया जाता है। और दोस्तों केसरी सिंह बारट जो है अपने सपरिवार ही कहां चले जाते हैं दोस्तों? वर्धा चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सपरिवार ही जो है जमनालाल बजाज के आमंत्रण पर केसरी सिंह बारट वर्धा चले गए। और दोस्तों 1941 में केसरी सिंह बारट की क्या हो जाती है? 1941 में इनकी हो जाती है दोस्तों मृत्यु। दोस्तों 1941 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि केसरी सिंह बारट की मृत्यु कब हुई? 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। दोस्तों केसरी सिंह बारट के द्वारा कई जो है साहित्यिक रचनाएं भी की गई थी, कई पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है। तो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं या इनके द्वारा जो प्रमुख साहित्य लिखा गया है, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, ठीक है साथियों। तो इनके द्वारा जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं लिखी गई है वो कौन कौन सी है देख लेते हैं हम एक बार। दोस्तों इनके द्वारा एक तो प्रताप चरित्र एक लिखा है इन्होंने दोस्तों, दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र लिखा है, दुर्गादास चरित्र लिखा है। इन्हीं के द्वारा रूठी रानी जो है उनके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी गई। तो इन्हीं के द्वारा रूठी रानी जो है वो भी लिखी गई है। इन्हीं के द्वारा अगली पुस्तक लिखी गई है कुसुमांजलि। ठीक है साथियों, इन्हीं के द्वारा जो है कुसुमांजलि पुस्तक लिखी गई। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों मेजिनी की जीवनी भी लिखी गई थी, हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किया गया। तो मेजिनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया है। ठीक है साथियों, मेजिनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद भी इनके द्वारा किया गया है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है? इन्होंने प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, ठीक है, और रूठी रानी, कुसुमांजलि और मेजिनी की जीवनी का हिंदी जो अनुवाद है इन्होंने किया है साथियों। तो आप इनके विषय में याद रखेंगे केसरी सिंह जी बारट के विषय में साथियों। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं केसरी सिंह बारट को साथियों। चलिए दोस्तों, केसरी सिंह बारट जिनका जन्म कहां पर 1872 में भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा रियासत की, जो कि सबसे छोटी रियासत है राजस्थान की, ठीक है दोस्तों, तो वहां देवपुरा गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह बारट था। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों कृष्णवाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना कहां पे की गई थी? कमेंट करके बताएंगे साथियों। कृष्णवाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना किसने की है? कृष्ण सिंह बारट ने की है। दोस्तों इनकी माता का नाम था बख्तावर कंवर, ठीक है। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो उदयपुर में गोपीनाथ शास्त्री के निर्देशन में हुई, जो काशी के महान पंडित थे साथियों। और केसरी सिंह बारट जो है कई भाषाओं से भी जो है परिचित है, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं के ये ज्ञाता थे साथियों। 1903 में बारट के द्वारा ही अक्षर स्वरूपरी शोध नामक विषय पर क्या किया गया? शोध कार्य किया गया। और 1903 में इन्होंने किसकी रचना की? चेतावनीराज चुंगटिया की रचना की, जो कि मेवाड़ के महाराणा को समझाने के लिए लिखे गए थे दिल्ली दरबार के समय। दोस्तों दिल्ली दरबार क्या था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, जो भारत का वायसराय था। ठीक है दोस्तों, कौन था? वायसराय, ठीक है साथियों, इसके द्वारा किया गया था। और इस दरबार में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम को बुलाया जाना था, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश एडवर्ड सप्तम तक पहुंच नहीं सके और उनके बड़े भाई साहब ड्यूक ऑफ कनाट भारत आते हैं। ठीक है दोस्तों, और राजा महाराजाओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया था दोस्तों। और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह भी इसमें जो है सम्मिलित होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले थे। दिल्ली पहुंच भी जाते हैं, तभी उनको चेतावनीराज चुंगटिया मिलता है, जिसमें 13 सोरठे लिखे हुए थे। कितने सोरठे? 13 सोरठे डिंगल
भाषा में लिखे हुए थे साथियों, ठीक है। और इनको पढ़ने के बाद जो है दोस्तों उनका विचार बदल जाता है और वह वापस मेवाड़ लौट आते हैं दोस्तों। इसके बाद 1904 में अजमेर में ही केसरी सिंह बारट ने एक योजना बनाई, क्षत्रिय कॉलेज या छात्र शिक्षा परिषद स्थापित करने की वो योजना बनाते हैं। इन्होंने ही मेजनी की जो है जीवनी लिखी और ये उन्हीं से जो है प्रभावित थे साथियों। मेजनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद किया था इन्होंने साथियों, ठीक है। और मेजनी दोस्तों इटली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं। इन्हें नए युग का मसीहा कहा जाता है, इटली की आत्मा कहा जाता है। एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है रही है दोस्तों। और इटली को जो है सर्वप्रथम एक राष्ट्र के रूप में जो है इटली इन्होंने ही कहा है। और इटली का अर्थ होता है तुम जीवित हो। और दोस्तों संयुक्त इटली और इटेले डेल पोपोलो इनके समाचार पत्र हैं दोस्तों। 1910 में केसरी सिंह बारट के द्वारा वीर भारत सभा या समाज की भी स्थापना की गई और कोटा में की गई थी। प्रमुख रूप से केसरी सिंह बारट इसके संस्थापक थे और सह संस्थापक विजय सिंह पथिक है साथियों। और सोमदत्त, गुरुदत्त और लक्ष्मी नारायण भी इसके सदस्य अपने रहे हैं प्रिय मित्रों। और दोस्तों साधु प्यारे लाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया 1912 में इसी संस्था के सानिध्य में दोस्तों 25 जून 1912 को। और जोधपुर का जो धनी साधु था उसकी कोटा में लाकर क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इसमें केसरी सिंह बारट, सोमदत्त लाहिड़ी, रामकरण और हीरालाल जालोरी जो है गिरफ्तार हुए। जिनमें से दोस्तों केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया था। और इस केस की जांच के लिए कौन सा आयोग बना था, आर्मस्ट्रांग आयोग बना था, जिसने इनको 20 वर्ष के कारावास की सजा भी साथियों अपने दी थी दोस्तों। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने जो है एक प्रस्ताव तो यह रखा कि केसरी सिंह बारट की जल्द रिहाई हो। और दूसरा बिजोलिया किसान आंदोलन का दोस्तों प्रस्ताव इसमें रखा गया था बीजी तिलक के द्वारा। दोस्तों हजारीबाग जेल जो कि झारखंड में है, वहां पर केसरी सिंह बारट जब बंद थे तो उनके द्वारा अनाज के दानों से कैदियों को साक्षर करने का जो है प्रयास किया गया। और भारत का नक्शा बनाकर उसकी राजनीतिक स्थिति भी जेल में वो समझाया करते थे। यहीं पर साथियों मिक नामक अंग्रेज और उसकी पत्नी ने केसरी सिंह बारट से संस्कृत सीखी थी। और दोस्तों बाद में 1920 में केसरी सिंह बारट को क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। बाद में कोटा आते हैं जहां पर इनको अपने पुत्र प्रताप सिंह बारट के बरेली जेल में शहीद होने की सूचना मिलती है दोस्तों। और ठीक है साथियों, हजारीबाग जेल का एक महत्व यह भी है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसी जेल को तोड़कर फरार हुए थे। और दोस्तों 1921 में जमनालाल बजाज जो है इनको वर्धा में आमंत्रित करते हैं। और दोस्तों 1941 में केसरी सिंह बारट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी कुछ साहित्यिक उपलब्धियां रही है, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, कुसुमांजलि, मेजिनी का जीवन जो चरित्र है उसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है। दोस्तों केसरी सिंह बारट के द्वारा ही चमवाई नामक एक युद्ध कला का विकास भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, चमवाई नामक एक युद्ध कला थी जिसमें धुएं के माध्यम से युद्ध किया जाता था। धुएं के माध्यम से युद्ध किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा ही चमवाई नाम की एक युद्ध कला भी विकसित की गई थी जिसमें धुएं के माध्यम से युद्ध करने की एक कला थी साथियों। इसका विकास भी किसने किया था, केसरी सिंह बारट के द्वारा ही साथियों इसका विकास भी किया गया था चमवाई नामक इस कला के द्वारा। दोस्तों केसरी सिंह बारट ने ही राजस्थान महासभा का प्रस्ताव भी रखा था। ठीक है दोस्तों, राजस्थान महासभा का विचार भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है दोस्तों, तो केसरी सिंह बारट के द्वारा ही राजस्थान महासभा का विचार भी दिया गया था। राजस्थान महासभा के बारे में इनका विचार यह था कि एक ऐसी सभा का गठन किया जाए जिसमें 2 सदन हो। कितने सदन हो साथियों, जिसमें 2 सदन हो साथियों राजस्थान महासभा में। एक तो भूमिपति जो वर्ग है, ठीक है दोस्तों, भूमिपति जो वर्ग है जिसमें जमींदार है, जागीरदार है, वो वर्ग आ जाएगा। और दूसरे वर्ग में कृषक मजदूर आदि जो वर्ग है, कृषक मजदूर जो आदि वर्ग है वो दूसरा वर्ग आ जाएगा। तो इन्होंने 2 सदन की एक राजस्थान महासभा का विचार भी इन्होंने दिया था साथियों, ताकि दोनों ही जो वर्ग है उनको प्रतिनिधित्व समान रूप से इस सभा में मिल सके और वो अपनी मांगे रख सके साथियों। ठीक है, तो ये विचार भी केसरी सिंह बारट के द्वारा साथियों दिया गया था। तो केसरी सिंह बारट के विषय में ये जो जानकारी हमने आपको प्रदान की साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और काव्य क्लासेज के इस चैनल्स को साथियों और समस्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए दोस्तों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।